नमस्ते दोस्तों, नमस्ते एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू मैं ला रहा हूँ नीतीश, और इससे जीएस से संबंधित एमसीक्यू में नमस्ते जीएस को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है? तो इसका आंसर होगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये क्वेश्चन का महत्व सिर्फ ये नहीं है किस स्टेशन से चालू की गई, आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस दो देशों के मध्य चालू की है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन दे सकता है यहाँ पे, जैसे भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका भी दे सकता है, प्रैक्टिकल देता है जो आप आसानी से जी में, या भारत में म्यांमार दे सकता है। तो ये सब चीज़ों को दे सकता है। आप वहाँ पे आपको क्या रखना है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है वो भारत और नेपाल के मध्य चला है, क्योंकि सांस्कृतिक रिश्ता बहुत पुराना है नेपाल के साथ। तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन चालू किया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। इस ट्रेन में 500 पर्यटक सवार हैं। 30 जून को ये कहाँ पहुँचेगा? नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक, भारत की एक स्थायी प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो वो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अस्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया गया है। अगर नियुक्त कर रहे थे, अभी भी वर्तमान में भी होंगे, तो वर्तमान में जो है मैं उसके बारे में बता दूं, उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि है भारत के वर्तमान में, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई उनके पद पे नियुक्त होंगे, तो वो जो नियुक्ति है उनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। तो अस्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज। तो अभी वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? तो भूटान में कार्यरत थी। अब ये जाएगी यूएन के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पे यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। निम्न में से किस संस्थान में 280 करोड़ रुपए की लागत से किए गए सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रुपया तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है, ये संस्थान कहाँ पे उद्घाटन किया गया है या कहाँ पे स्थित है? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु शहर का नाम हो गया, और संस्थान कहाँ पे, जहाँ पे ब्रेन रिसर्च सेंटर होगा, ये संस्थान वहाँ पर स्थापना होगी। ये होगा भारतीय विज्ञान संस्थान, जो भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसका रैंक देख लीजिएगा, अच्छा खासा रैंक है इसका। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में 280 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये स्थित है बेंगलुरु में। उस संस्थान का नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान, और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बागची पार्थ शास्त्री मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी गई है इसके साथ। अब देखिए, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7 में शाला प्रवेशोत्सव शुभारंभ किया है? तो देखिए, यहाँ पे शाला प्रवेशोत्सव क्या कि अगर भूपेंद्र पटेल आ गया था, आपको राज्य कौन सा वो आपको पता है कि गुजरात राज्य का भी वर्तमान सीएम है, पिछले उसमें से। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि शाला प्रवेशोत्सव क्यों किया जाता है, ठीक है, और कितनावां सम्मेलन है।
कितना मैंने हो रहा है। तो इसमें देखिए कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य की प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को नामांकित करने के लिए 7वें शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है नामांकन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं, ये हैं आपके गुजरात के, ठीक है, ये गुजरात के हैं। गुजरात और शाला प्रवेशोत्सव जो है क्यों हुआ है, तो ये याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। यहाँ प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक ऐसे कुछ देगा आपको, ये याद रखना कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकन बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है। फिर आता है गुजरात में स्टेट हो गया, स्टेट के किसी ज़िले में चालू प्रारंभ की गई, तो कौन सा ज़िला है, वो ज़िला ये सब यहाँ जो स्टार्ट हुआ है वो ज़िला का नाम है बनासकांठा ज़िला, वो ज़िला का नाम है बनासकांठा ज़िला, ठीक है। और तालुका जो है बडगाम तालुका है, मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया। ठीक है, आगे जब चलते हैं तो फिर देखते हैं कि भारत निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। ये है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। दिल्ली देखिए कोई भी हवाई अड्डा चले तो वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होती है, चाहे वो मशीनरी चलाने के लिए, फ्लाइट प्रबंधन के लिए, तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऊर्जा जो चाहिए पहले गैर नवीकरणीय ऊर्जा पे डिपेंड होती थी, लेकिन अब जो इसका कितना कैसा हो गया, हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाली, और भारत का ये पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। विश्व में पहला कौन है ये आप लोग सर्च कीजिएगा, ये है भारत का पहला हवाई अड्डा। और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं, या हिंदी में इसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। तो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक चीज़ और देखिएगा कि नेट जीरो कार्बन इमिशन सब लक्ष्य घोषित कर दिया है, कोई 260, कोई 250, इंडिया 270 की है, नेट जीरो कर लेंगे कार्बन इमिशन को। लेकिन यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन में खास इन बातों का ख्याल रखिएगा कि ये एयरपोर्ट दे रहा है क्या, ठीक है, ये एयरपोर्ट दे रहा है क्या, क्योंकि अगर एयरपोर्ट दे रहा है, एयरपोर्ट जो ये है तो एयरपोर्ट जो दे रहा है, तो एयरपोर्ट का मतलब हो गया 2030। एयरपोर्ट का कब घोषित किया कि याद रखने के लिए मैंने बोला, मतलब हो गया 2030। नेट जीरो कार्बन इमिशन अगर एयरपोर्ट का दे तो उसका लक्ष्य 2030, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया। यहाँ देखिए 2-3 चीज़ ध्यान रखने की बात। सबसे पहले तो मैंगो फेस्टिवल ये आयोजन हुआ है यूरोप में, यूरोप में हुआ है, यूरोप में हुआ है, और इसका वजह क्या था, यूरोपीय लोगों में आम के प्रति जागरूकता बढ़ी। और ये कहाँ पे, बेल्जियम में, ये महत्वपूर्ण चीज़। मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे यूरोप में किस जगह पे हुआ है, तो बेल्जियम में हुआ। अब आते हैं बात किस केंद्रीय मंत्री ने किया, ये क्या है, पीयूष गोयल जी, क्योंकि पीयूष गोयल जी भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने ही मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने और यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका था कि यूरोप में क्या हो, भारतीय आम का मार्केट बढ़े, मार्केट बढ़ेगा उसका क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोग को, मार्केट बढ़ने से निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ने से हम लोग के
विदेशी मुद्रा इसके लिए निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। और भारत शीर्ष विश्व में आमों का सबसे बड़ा आपूर्ति सप्लायर है, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता या सप्लायर है कौन? भारत आम के लिए। ये बेल्जियम है। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंक में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कौन सी स्थान पर रही है? देखिए यहाँ पे आपको ये खास ध्यान रखना है, ये क्या है? पुरुष। ये जो है पुरुष है ना, इसको ख्याल रखना। पुरुष फुटबॉल टीम फीफा जो विश्व रैंकिंग जारी किया गया है, फीफा विश्व रैंकिंग किससे संबंधित जारी किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये पुरुष के लिए जारी किया गया, महिला के लिए नहीं जारी किया। पुरुष का रैंकिंग कितना? 104। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19 स्थान पर स्थिति बनी हुई है। देखिए एक होता है वैश्विक स्तर पे, एक होता है ये जारी करते फिर एशियाई लेवल पे। तो अगर वैश्विक लेवल पे बात किया जाए तो 104 है हम लोगों का, लेकिन एशिया में जब आएंगे तो 19वें नंबर पर। तो निम्न में से किस देश ने हाल ही में जीसेट 24 उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया? देखिए जीसेट 24 उपग्रह इंडिया की, ठीक है, और इसे लॉन्च जो किया गया है वो लॉन्च किया गया है फ्रेंच रॉकेट का यूज़ किया गया लॉन्चिंग में, और ये है भारत का, ठीक है। और ये जो जीसेट 24 उपग्रह है ये बनाया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए। NSIL के लिए इसलिए बनाया गया है, NSIL फिर क्या कहेगा, इसको किसी को भी बेच सकता है। इस उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया था। तो देखिए किसी भी जैसे हम लोग कहीं आवागमन करते हैं तो किसी साधन की जरूरत होती है परिवहन के लिए, इसी तरह उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए उसको एक ज़रूरत होती है कि धरती से अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे, तो उसके लिए प्रक्षेपण यान, ठीक है, उसी को नाम क्या है उस प्रक्षेपण यान का जो कि उपग्रह को लेके गया, तो उसका नाम है एरियन 5, ठीक है। ये है NSIL। NSIL का गठन हाल ही में किया गया। तो ये मैं बता दूं कि NSIL जो है आपका वो NSIL जो है वो 2019 में, इसकी स्थापना जो हुई है 2019 में, ठीक है। ये क्या है? इसरो ये जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है, इसका वाणिज्यिक शाखा है। और ध्यान रखने की बात है कि NSIL जो है स्थापना किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित किया होगा। किस अधिनियम? ये इसकी जो स्थापना की गई है कंपनी अधिनियम 2013 के, ये याद रखिएगा। उसके बाद तो बात की जाए कि क्यों किया गया है, तो भारतीय उद्योग को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को पूरा करने हेतु, देखिए भारतीय उद्योग अंतरिक्ष संबंधी उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधि में क्या आते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, निवेश बहुत ही कम है। तो भारतीय उद्योग उसमें निवेश करे और ये सक्षम बने, इसके लिए NSIL का गठन किया गया। साथ में ही अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विस दे सके, मान लो कि जैसे जीसेट 24 उपग्रह ये टाटा को दिया जाएगा, टाटा स्काई जो चलाता है संचार उपग्रह है ये जीसेट 24 उपग्रह। तो ये जो दिया जाएगा ये क्या करेगा, उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन और वाणिज्यिक दोहन के लिए। अब NSIL जो है देखिए एक होता है
NSIL क्या करेगी, देखिए कि किसको ज़रूरत है। कोई ऐसा आदमी इससे कॉन्टैक्ट करेगा कि देखिए मुझे इस उपग्रह से सेवाएं चाहिए, चाहे संचार के लिए, मैपिंग के लिए, कोई भी चीज़ जो यूज करना चाहता हो, तो ये NSIL क्या करेगा, उसको डील करेगा कितने पैसे देना है, क्या करना है, और उसके अनुसार से NSDL दो चीज़ करता है। ये तो लॉन्च हुए सैटेलाइट का सर्विस उसको प्रोवाइड करवा सकता है, अगर वो चाहे कि नहीं मुझे लॉन्च किया हुआ ही सर्विस चाहिए जो पहले किया जा चुका है, या चाहे नहीं मेरे अनुसार से सैटेलाइट की विशेषता या जो भी हो वो मेरा सिर्फ सैटेलाइट हो, किसी अन्य का ना हो, उसके लिए NSIL प्रोवाइड करवा देगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो उत्पाद होते हैं सेवाओं के संवर्धन के लिए और वाणिज्यिक दोहन के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का स्थापना या गठन किया गया है। इसका मुख्य एक चीज़ और है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, निजी क्षेत्रों की सेवाओं का विस्तार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।